बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक उसमें 15 चैप्टर तक हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले 9th की बायोलॉजी एंड 9th एंड 10th के इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस भी जो कि 9th के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक्स हैं उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो तमाम स्टूडेंट जो 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस रखी हुई है उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो अपनी हाई लेवल की जो फीसेज है जो अकेडमीज में अदा करते हैं उनको बचा कर उनको किसी और जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं और वो वाले अपना टाइम जो है ना वो तनवीर अहमद स्पीक चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इन लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी जहनीत के मुताबिक, अपनी मेमोरीज के मुताबिक वो इनको थोड़ा थोड़ा करके वो इन लेक्चर्स को सुन के किताब के साथ कंपैरिजन करने के बाद अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं और तमाम लोग फ़ायदा उठाने के बाद इसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 16 जो 10th की बायोलॉजी का ये भी एक चैप्टर है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान और उसका माहौल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी वीडियो होंगी उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी भी मिल सके और आपको पता चल सके कौन सी वीडियो अपलोड हुई है तो आपके मुताबिक होगी तो आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करते हुए अपने पैसे बचाएं और तमाम की तमाम चीज़ें एक चैनल पे आके डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधे घंटे का एक लेक्चर लें और अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहें। तो इसमें क्या होता है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में कि जिसमें आप हर जानदार एक खास ग्रो यानी कि माहौल रखता है, स्पेसिफिक सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में दिस कंटिन्यूस इंटरेक्शन मेनली फुली अडॉप्टेड, जिससे वो मुसलसल बाहमी ताल्लुकात, तामलात यानी कि लेन देन और मुकम्मल मुवाफ़क़त के साथ रहने की कोशिश करता है। एक जानदार के माहौल से मुराद तभी जानदार यानी कि जिनको बेजान एबरटेक और बायोटेक जानदार हालात का मजमूआ है जो इस पर असरअंदाज होते हैं। जानदार और उनके माहौल के दरमियान तल्लुकात के मताला को हम एकोलॉजी का नाम देते हैं। ये एकोलॉजी से डिपार्टमेंट है एक बायोलॉजी का, और जानदारों के माहौल जो जानदार हैं या बेजान हैं यानी कि बायोटेक हैं या वो अबायोटिक हैं तो उनको एकोलॉजी कहा जाता है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है एकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात एक जानदार से लेकर बायोसेफर तक फैले होते हैं। जानदार यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी। एक खास जोग्राफियाई इलाका यानी कि हैबिटेट में खास वक्त पर बसने वाले एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रोह एक पॉपुलेशन कहलाता है। और एक ही जो हैबिटेट है यानी कि माहौल जो है वहाँ पे रहने वाले और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में तामल करने वाले तमाम पॉपुलेशंस को मजमूई तौर पर एक कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि एक स्पीशीज के मुराद जानदारों का ऐसा ग्रोह है जो फर्टाइल औलाद पैदा करने के लिए आपस में कुदरती तौर पर आज़ादाना तौलीदी अमल कर सकते हैं या अमल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों को उनके माहौल में जो बेजान हिस्सा से अलहदा नहीं किया जा सकता। माहौल के जानदार बायोटिक और एबायोटिक अज्जा एक दूसरे से तामुल करते हैं और एक निज़ाम तश्कील देते हैं। एक माहौल की खुद कफ़ील यानी कि सेल्फ सफिशिएंट अकाई जो उसकी बायो कम्युनिटी और एबायोटिक अज्जा के तामुलात के नतीजे में बनती है एक इकोसिस्टम कहलाती है। एक जोहड़ यानी कि एक पौंड या एक झील जिसको लेक कहा जाता है और एक जंगल कुदरती इकोसिस्टम्स की बहुत बड़ी मिसालें हैं। इकोसिस्टम मसनूई भी हो सकते हैं जैसे कि एक इक्वेरियम यानी कि इनको मसनूई भी कहा जा सकता है, मसनूई भी तैयार किया जा सकता है। इनके मे आल्सो आर्टिफिशियल फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेरियम। ऑल इकोसिस्टम यानी कि दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर बायोसेफर बनाते हैं। इसमें तमाम इकोसिस्टम शामिल होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बायोसेफर सयारा ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों और उनके तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होता है जहां वो रहते हैं। बायोसेफर समुद्रों की तह से लेकर बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों तक फैला होता है। ये तकरीबन 20 किलोमीटर
तक ये ऑल इकोसिस्टम, ये कि तमाम का तमाम जो इकोसिस्टम है बायोस्फीयर के माहौल में मुश्तमिल होता है 20 किलोमीटर के रकबा पर। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अज्जा क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि छोटी जमातों में हमने इकोसिस्टम के बुनियादी अज्जा पढ़े थे, यानी कि छोटी लेवल पे, और हम जानते हैं कि इकोसिस्टम दो बुनियादी हिस्सों यानी कि बायोटिक और ए बायोटिक अज्जा पर मुश्तमिल होता है। ए बायोटिक में इकोसिस्टम के अंदर मौजूद तमाम बेजान फैक्टर्स शामिल होते हैं। ए बायोटेक में तमाम बेजान फैक्टर शामिल होते हैं, जबकि इकोसिस्टम के अहम बेजान फैक्टर रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी और बुनियादी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स शामिल होते हैं। बायोटेक अज्जा इकोसिस्टम के जानदारों पर मुश्तमिल होते हैं। बायोटेक अज्जा का प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में तकसीम किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आर द आर्थ्रोप्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। वो उससे मुराद इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के होते हैं। ये जानदार इन ऑर्गेनिक खाम मवाद को इस्तेमाल करके पेचीदा ऑर्गेनिक यानी कि कंपाउंड की खुराक तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। प्रोड्यूसर में पौधे यानी कि एल्जी और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया शामिल होते हैं। प्रोड्यूसर्स को किसी भी इकोसिस्टम की बुनियाद होते हैं। खुश्की के इकोसिस्टम में पौधे सबसे अहम प्रोड्यूसर्स होते हैं और आबी इकोसिस्टम में अहम प्रोड्यूसर्स तैरते हुए फोटोसिंथेसिस यानी कि जानदार ज़्यादातर एल्जी यानी कि फाइटोप्लास्टिक और कम गहरे वाले पानियों के जुड़वा वाले पौधे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर से मुराद हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स कहा जाता है कंज्यूमर्स को, और ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, इसलिए खुराक के लिए प्रोड्यूसर्स पर इंसार करते हैं। कंज्यूमर्स में तमाम जानवर, फंजाई और प्रोटोजोन्स और ज़्यादातर बैक्टीरिया शामिल होते हैं। इकोसिस्टम के सबसे अहम कंज्यूमर्स जानवर होते हैं। उन्हें मज़ीद दो ग्रुप्स यानी कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में तकसीम किया जाता है। हर्बीवोर्स मसलन मवेशी, हर्न, गोश्त, घास का अंडा वगैरह पौधों को खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। कार्निवोर्स दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर हर्बीवोर जानवरों को खाते हैं। और इसके साथ साथ लोमड़ी, मेंढक, शिकारी परिंदे, छोटी मछलियां, सांप वगैरह प्राइमरी कार्निवोर्स का नाम उनको दिया जाता है। भेड़िया और उल्लू वगैरह सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्शरी कार्निवोर्स मसलन शेर, चीता वगैरह सेकेंडरी कार्निवोर्स का नाम दिया जाता है। डीकम्पोजर्स जो होते हैं, देयर आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ये दूसरे चूँकि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, काफ़ी दूर और दूसरे जानवरों को खाते हैं, और सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं वो हर्बी यानी कि हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं, और इस तरह ये सारे मिलकर एक दूसरे का शिकार करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं। डीकम्पोजर आर रिड्यूसर्स ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो डीकम्पोजर्स होते हैं पौधों और जानवरों के मुर्दा मादों के पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सादा कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। वो पौधों और जानवरों की मुर्दा और गलती सड़ती बाकियात के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं ताकि ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लें। डाइजेस्टेशन के बाद डीकम्पोजर और प्रोडक्ट्स को अपने इस्तेमाल के लिए जज़ब कर लेते हैं। बाकी बच जाने वाले मादे माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया और फंजाई बायोस्फीयर के बड़े कंपोजर में डीकम्पोजर में इनका शुमार होता है। एक तजर्बा और उसकी वजाहत है जो कि तालाब के इकोसिस्टम में अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की शनाख्त करनी है, तो वो आप टीचर्स के साथ मिलकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है ना प्रोड्यूसर्स और डीकम्पोजर्स की एग्जांपल दी गई हैं, और ये जो हैं आपका डीकम्पोजर्स है और ये प्रोड्यूसर्स है। यहाँ पे ये हर्बीवोर का जानवर है, ये प्राइमरी कार्निवोर है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है, और ये टेरिटरी कार्निवोर है, जो कि ये अपने अपने अदवार में अपने अवाइल में अपने फंक्शनैलिटी करते हैं। जो जानवर एक दूसरे जानवरों को खाते हैं, मिसाल के तौर पर ये जानवर ये जानवर को खाते हैं, और ये चूँकि घास फूस में गुजारा करते हैं, तो इस तरह इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ मटीरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, यानी कि आपका इकोसिस्टम में मटीरियल्स और एनर्जी का जो बहाव होता है वो किस तरह होता है। इसमें क्या होता है कि
इकोसिस्टम में मटीरियल्स और एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल की तरफ लेके जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल से मुराद फूड चेन में वो दर्जा है जिस पर एक जानदार खुराक आता है। पहला ट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स का होता है, दूसरा जो प्राइमरी कंज्यूमर का, और इस तरह बाकी लेवल्स इसमें मौजूद होते हैं। सो फ्लो ऑफ एनर्जी का बहाव, द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम इज अंडर डायरेक्शनल। और इकोसिस्टम के मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल्स के दरमियान एनर्जी का बहाव एक तरफ होता है, और एक इकोसिस्टम एनर्जी के बहाव का मुख्तसर जायजा आगे दिया गया है, जो कि 16.2 जो है ना शक्ल में दिखाया गया है, और 16.2 में इस शक्ल में ये आपके सामने पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एनर्जी का बहाव है, और एनर्जी के बहाव की फंक्शनैलिटी ये आफ्टर डेप्थ है, ये सोलर एनर्जी है, और यहाँ पे केमिकल फोटोसिंथेसिस में है, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक फूड में है। ये केमिकल एनर्जी आपकी ये भी ऑर्गेनिक है, और ये केमिकल एनर्जी है। ये आपका प्रोड्यूसर्स है, ये हार्बीवोर्स है, और ये कार्निवोर्स है, और ये डीकम्पोजर्स है। यहाँ पे आपके बॉडी एक्टिविटीज होती हैं इनके साथ मिलकर, और ये सारे के सारे फंक्शनलिटी अपनी परफॉर्म करते हैं। एक इकोसिस्टम में ये एनर्जी का बहाव है, और हम इसी को जो है ना वो नीचे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे इसी के बारे में ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश, और हम आपको वहाँ पे इन सारे के सारे फंक्शन में क्या होता है आइए आपको बताते हैं। जब प्रोड्यूसर्स को खाया जाता है, यानी कि द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। तमाम इकोसिस्टम के इब्तदाई जरिया सूरज है, और प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी हासिल करते हैं और इसको फोटोसिंथेसिस के जरिए केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। वो इस एनर्जी को अपने टिश्यूज में ज़ख़ीरा करते हैं, और अपनी मेटाबॉलिक सरगर्मी के दौरान उसे मैकेनिकल एनर्जी में हरारत में भी तब्दील करने का काम करते हैं। द एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स टिश्यूज फ्लोज टू हर्बीवोर्स। और जब प्रोड्यूसर्स को खाया जाता है तो इन टिश्यू के दरमियान मौजूद एनर्जी हर्बीवोर्स के पास चली जाती है। हर्बीवोर्स अपने मेटाबॉलिक सरगर्मियों के दौरान से उसे मैकेनिकल एनर्जी और हरारत में तब्दील करते हैं, और बाकी एनर्जी को अपने टिश्यूज में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। कार्निवोर्स और ज़हरीली दोस्त को खा जाते हैं और उस एनर्जी को हासिल कर लेते हैं, अपनी जिस्मानी सरगर्मी में इस्तेमाल करते हैं इन तमाम चीज़ों को, और बाकी अपने टिश्यू में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मरने के बाद उनको टिश्यू में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी को डीकम्पोज करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टोरेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में एनर्जी का ज़ख़ीरा करना और खर्च करना थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, और इसके बुनियादी कानून के मुताबिक ये सब कुछ होता है। और इस कानून के मुताबिक एनर्जी को पैदा या ख़त्म नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसे एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है, और अपने से होने वाले वादे का खुराक बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक इकोसिस्टम में मौजूद फूड चेन इस तरह से है, और वो किस तरह से होती है। एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो किस तरह होती है। जो फूड चेन है उसकी बुनियाद हमेशा जनाब कोई ना कोई पौधा कर रहा होता है, और कोई ना कोई उस पौधे के दरमियान प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा जाता है, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर शिकार कर लेता है। सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई मतलब टर्शियरी कंज्यूमर भी खा सकता है। इस तरह से एक फूड चेन को यूं ज़ाहिर किया जाता है। और आगे चूंकि एक शक्ल दी होगी फूड चेन के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को इन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, और वो किस तरह लेकर आगे चल रहे होते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होता है कि फितरत में जो मौजूद तमाम की तमाम यानी कि मटेरियल फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल्स में तो होता है, जो नेक्स्ट आपकी जो फूड में चेन्स एंड फूड वेब्स का होता है। एक फूड चेन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि जानदार सिस्टम में पाई जाती है जो फूड का, और इनमें से हर एक जानदार की जो खुराक होती है वो उससे पहले और उसके बाद वाले जो चीज़ें हैं उसमें पाई जाती है। मिसाल के तौर पर फूड चेन इज़ एन इकोसिस्टम। एक फूड चेन जो है वो आपको एक इकोसिस्टम है, और उन फूड चेन को फ्लो ऑफ मटेरियल किस तरह बनता है। ग्रास जो है वो ग्रास फॉर यहाँ पे, और ये स्पैरो है और स्पैरो हॉक्स, ये एक सिंपल फूड चेन है जिनके थ्रू ये सारे का सारा एक सादा फूड नुमा एक हिस्सा है जिसमें मटेरियल्स का फ्लो होता है, और फ्लो के साथ इनको जानवरों की खुराक का बायस बनती है। The
بیس آف فوڈ چین از always formed by a plant producers. اور اس میں جو ہے نا جو بنیادی چیزیں ہیں فوڈ چین کی وہ پودوں سے پروڈیوس ہوتی ہیں، یعنی کہ پروڈیوسر کرتے ہیں. اٹ از ایٹن بائی اے پرائمری کنزیومر، اور ان کو پرائمری کنزیومر کھاتے ہیں. وچ از بریڈ اپون بائی اے سیکنڈری کنزیومر، اور ان کو جو تیار کرتے ہیں وہ سیکنڈری کنزیومر تیار کرتے ہیں. اور سیکنڈری کنزیومر میں بھی ایٹن بائی اے ٹیریٹری کنزیومر، اور ٹیریٹری جو سیکنڈری کنزیومر ہے وہ ٹیریٹری کنزیومر کھاتے ہیں. اور ایک فوڈ چین کین دیر فور بھی ریپرزینٹڈ ایز، اور ایک جو فوڈ چین ہوتی ہے وہ ان کو یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے. پروڈیوسرز، پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر اور ٹیریٹری کنزیومر، اس طرح یہ ان کی جو ہے نا فوڈ چین بنتی ہے، اور اس طرح اپنی فنکشنالٹی یہ پرفارم کرتی ہے. ایک جو فوڈ چین ہوتا ہے اس کے اندر جو ایکو سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان بہت سارے تعاملات ہوتے ہیں. اور ایک فوڈ چین میں عام طور پر 4 سے 5 جو ہے نا وہ ٹرافک لیولز ہوتے ہیں. جو چھوٹی فوڈ چینز دستیاب ہوتی ہیں ان کی انرجی کی مقدار زیادہ مہیت کرتی ہے، جبکہ لمبی فوڈ چینز اس میں کم ہوتی ہے. اور اس طرح ان کو انالائز اور انٹرپریٹ کر کے ان کی فوڈ چینز کو مکمل کرتی ہے. ان نیچر، قدرتی طور پر، یعنی کہ فطرت میں فوڈ چینز جو ویری کمپلیکس، بہت پیچیدہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ایک جاندار بہت سے دوسرے جانداروں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں. چنانچہ اس میں ایک سادہ اور سیدھی فوڈ چین کی بجائے آپس میں مربوط بہت سی فوڈ چین ایک جال نما ساخت بن جاتی ہے، اور آپس میں جڑی ہوئی ایسی فوڈ چین کو مجموعی طور پر فوڈ ویب بھی کہا جاتا ہے. اور فوڈ ویب سے مراد مختلف ٹرافک لیولز ہیں جس میں جڑی ہوئی فوڈ چینز کا ایک جال ہوتا ہے. اور اس طرح وہ جال وہ کس طرح ہوگا آگے شاید اس میں جو ہے نا اس نیٹ ورک کو آگے ڈیفائن بھی کیا ہوگا، امیج دیا ہوگا. ہاں یس، اور یہ آپ کو ایک فوڈ چین دیا گیا ہے. اور یہ گراس لینڈ ایکو سسٹم میں ایک فوڈ چینز ہے جس میں ساری کی ساری ان کا یہ فوڈ چین کا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ گراس ہے، اور یہاں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے، اور یہاں سے ہوتا ہوا یہاں تک. یہ سارے کا سارا سسٹم آپ کو فنکشنالٹی پرفارم دیتا ہے. ایکولوجیکل پیرامڈس، ایکولوجیکل پیرامڈس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو ہے 1927 میں ایک انگریز ایکولوجسٹ چارلس ایلٹن نے ایکولوجیکل پیرامڈس کا تصور دیا. اس نے نوٹ کیا کہ فوڈ چین کے آغاز میں موجود جاندار جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اینیملز ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، جبکہ فوڈ چین کے اختتام پر موجود جانور تعداد میں کم ہوتے ہیں. ایکولوجیکل پیرامڈ سے مراد ایک فوڈ چین کے مختلف ٹرافک لیولز ہیں جس میں جانداروں کی تعداد، یعنی کہ بایو ماس کی مقدار یا انرجی کی مقدار کا اظہار ہے. ایکولوجیکل جو پیرامڈز ہوتے ہیں اس میں 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہاں ہم ان میں سے 2 کو پڑھیں گے. جو ایکولوجیکل پیرامڈز ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم 2 کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہے پیرامڈ آف نمبرز. پیرامڈ نمبرز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف ٹرافک لیولز ہر یونٹ ایریا میں موجود ہوتے ہیں جس میں جانوروں کی تعداد کا گرافر کی شکل میں اظہار ہوتا ہے، اور اس میں پیرامڈ آف نمبرز کہا جاتا ہے. عام طور پر پروڈیوسرز تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور پرائمری کنزیومر کی تعداد کم ہوتی ہے، سیکنڈری کنزیومر ان سے بھی کم ہوتا ہے. اور اس طرح مزید آگے اس طرح پروڈیوسر سائز میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ ٹیریٹری کنزیومر جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن تعداد میں کم ہوتے ہیں، جیسا کہ 16.5 کی جو شکل ہے اس میں آپ کو دکھایا گیا ہوگا. یس، یہ والا آپ کی ہے، یہ ہاک ٹیریٹری ہے. اور جو اسپیروز ہے سیکنڈری کنزیومر کہلاتی ہے، یہ سنیلز ہیں جو پرائمری کنزیومر کہلاتی ہے، اور یہ کلوور لیوز ہیں جو پروڈیوسرز کہلاتے ہیں. یعنی کہ اس کو ہم ایک ایکو سسٹم میں پیرامڈس آف نمبرز کی تعداد ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، جس کو ہم نے اوپر ایکسپلین بھی کیا ہے. نیکسٹ ہے پیرامڈ آف بایو ماس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے ٹرافک لیولز پر یونٹ ایریا میں موجود بایو ماس کا گراف شکل میں اظہار کرتا ہے. خشکی کے ایک سسٹم میں سب سے زیادہ بایو ماس پروڈیوسرز میں ہوتی ہے، اور آغاز کے ٹرافک لیول سے اختتامی ٹرافک لیول کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے. اور بایو ماس میں مرحلہ وار اس میں ایک کمی ہوتی ہے، یعنی کہ بایو ماس فرام لو لیول ٹو ہائی لیول ٹرافک لیول تک اس میں کمی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں یہاں پہ آپ کو اس کی شکل 16.16 میں دی گئی ہوگی، یہ ایک سسٹم ہے جس میں پیرامڈ بایو ماس ہوتا ہے، اور اس طرح یہ پروڈیوسرز ہے، یہ کنزیومر ہے، اور یہ سیکنڈری کنزیومر ہے، اور اس کے ساتھ وہ ٹیریٹری کنزیومر کہلائے گا. تو اس کی فنکشنالٹی کو ہے وہ اس طرح کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو جناب ایک ایکو سسٹم ہے جس میں پیرامڈ اور بایو ماس کا نام دیا جاتا ہے.
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम जानते हैं कि तमाम जानदारों के मटेरियल्स का जरिया ज़मीन है और माहौल बायो एलिमेंट्स मुहैया करता है जिन्हें जानदार हमने जिस्म और मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मटेरियल्स जानदार और माहौल के दरमियान गर्दिश करते हैं। बायोकेमिकल साइकिल्स वो गर्दिश ही रहते हैं जिन पर चलते हुए मटेरियल्स माहौल से जानदार में फिर वहाँ से वापस माहौल में चले जाते हैं और ये बायोकेमिकल साइकिल्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है? कार्बन एटम बहुत सी अकसाम के बायोमोलिक्यूल्स का बुनियादी तमीरी ब्लॉक होता है और फितरत में कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड इसमें पाया जाता है और ये फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद होता है। जानदार जो इसमें होते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रिया फ़ज़ा और पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दलदल का कोयला यानी कि पीट मादनी कोल और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसी जो फूसल्स भी हैं इसमें कार्बन रखते हैं। ज़मीन की ऊपरी तह में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनाते हैं और इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी कार्बन साइकिल्स में कंप्लीट होती है। और जैसा कि ये शक्ल में आपको दिखाया गया है कि इनका जो एटमॉस्फेयर है और ये वाटर है ये आपका आफ्टर डेथ वाला सिलसिला है और ये पूरी की पूरी जो कम्बिनेशंस है इनके साथ मिलकर ये कार्बन साइकिल है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया और इसमें सारी की सारी इस इमेज में जो साइकिल किस तरह परफॉर्म करता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग्स कार्बन, जो मेन प्रोसेस है जिसमें कार्बन में जो चीज़ें माहौल लेके आता है उसमें पानी और जानदारों की फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और जो कि इन तमाम चीज़ों को लेके आता है और प्रोड्यूसर फ़ज़ा में पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं और ये कार्बन फोटोसिंथेसिस में दाखिल होती है और अरबी दुरुस्त करनी और डीकम्पोजर्स को ये तमाम की तमाम चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में वापस जाती है डीकम्पोजर के जरिए ऑर्गेनिक बेकार मादों और मुर्दा अजसाम की तहलील डीकम्पोजर से भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें खारिज होती है और लकड़ी और फोसस फ्यूजल्स के जलाए जाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मकदार में ये चीज़ें दाखिल होती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें इसको मतलब कार्बन साइकिल के थ्रू इनमें ये सारे का सारा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल में बहुत से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स मसलन प्रोड्यूसर और न्यूक्लिक एसिड्स का अहम जुज़ो है और ये फ़िज़ा में आज़ाद नाइट्रोजन गैस का एक ज़ख़ीरा होता है जहाँ जानदार फ़िज़ा से इस नाइट्रोजन को बराह रास्त नहीं ले सकते और जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करना पड़ता है ताकि पौधे उसे इस्तेमाल कर सकें और नाइट्रोजन साइकिल से इसमें कई मराहल पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस, कई मराहल हैं और सबसे पहले जो इसका मरहला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि ये मरहला इन तरीक़ों से मुकम्मल होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस का यानी कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये अमल मंदरजा ज़ैल तरीक़ों से होता है। पहला आंधी तूफान यानी कि थंडर स्टॉर्म और आसमानी बिजली से फ़ज़ा में नाइट्रोजन की गैस हालत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और ये ऑक्साइड्स पानी में हल हो जाते हैं जैसे नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। इसके बाद ये एसिड्स मुख्तलिफ साल्ट्स के साथ मिल जाते हैं और नाइट्रेट्स बन जाते हैं। इस अमल को फ़ज़ाई यानी कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दिया जाता है। सेकंड में उसमें यह है कि कुछ बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन की गैस हालत को नाइट्रेट्स में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं और ये दर्जा हरारत और उसके दबाव के साथ हाइड्रोजन मिलाई जाती है। इस अमल से अमोनिया बनता है जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मज़ीद इसको तब्दील किया जा सकता है और ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और इसमें जो चीज़ें होती हैं इसको इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी इसमें जो चीज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल होती हैं और हाइड्रोजन कंबाइंड इसमें जो आपका सनती यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन फ़ज़ाई नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा दर्जा हरारत में इसमें नाइट्रोजन बनाई जाती है और इसमें बाद में इसको अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इसका जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको कंप्लीट किया जाता है।
نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا امونیفیکیشن اینڈ نائٹریفیکیشن. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مردہ جانداروں کی پروٹینز اور نائٹروجن بیکار مادوں یعنی کہ یوریا یورک ایسڈ کا امونیا میں تحلیل ہو جانا امونیا فکسیشن کا نام دیتا جاتا ہے یا اس کو امونیم فکسیشن کا کہلاتا ہے. اس کام کو امونیم یعنی کہ امونیم فائم بیکٹیریا یا سر انجام دیتے ہیں. امونیا بن جانے کے بعد اسے نائٹریٹس اور نائٹریٹس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس عمل کو نائٹروجن نائٹروفیکشن کا نام دیتے ہیں اور اسے نائٹروفائٹن بیکٹیریا یا سر انجام دینے والے پہلے مرحلے میں ان کو کہا جاتا ہے. اور پہلے مرحلے میں کچھ بیکٹیریا جن کے نائٹرو اس میں پائے جاتے ہیں نائٹروسوموانس ان کو کہا جاتا ہے جو کہ اس کو تبدیل کرنے کے بعد ان نائٹریٹس کو کچھ اور بیکٹیریا مثلا نائٹرو بیکٹیریا میں ان نائٹریٹس کو بدل دیتے ہیں اور یہ آپ کا امونیفیکیشن اور نائٹریشن کا نام فنکشنالٹی کو کمپلیٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا اسیمیلیشن. اسیمیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا اعمال کے نتیجے میں بننے والے نائٹریٹس کو پودے جذب کر لیتے ہیں یعنی کہ پلانٹس وغیرہ ہے ان کو آپس میں جذب کر لیتے ہیں اور انہیں اپنی پروٹین وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں. جانور پودوں سے نائٹروجن والے کمپاؤنڈز لیتے ہیں اور جانداروں کا نائٹروجن کو استعمال کر لینا اسیمیلیشن کا نام کہلاتا ہے. ڈی نائٹریشن فیکشن. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جناب یہ وہ بایولوجیکل عمل ہے جس میں ڈی نائٹریشن بیکٹیریا یا نائٹریشن اور نائٹریشن کی ریڈکشن کرتے ہیں اور انہیں نائٹروجن گیس میں بدل دیتے ہیں. اس طرح نائٹروجن فضا میں واپس چلی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کے چیپٹر 16 کے لیکچرز کا پارٹ 1 جس کو ہم نے مختلف چیزوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اور یہ آپ کے امیج ہے یعنی کہ اس میں نائٹروجن اینڈ ایٹماسفیئر ہے، یہ تھنڈر اسٹارم ہے، یہاں پہ جو طوفان وغیرہ آ رہے ہیں اور اس طرح یہ جانور ہے یہ اسیمیلیشن کے بایولوجیکل اور نائٹریٹس یہاں پہ ان کی فنکشنلٹی کو جس کو ہم نے ڈسکس کیا جو بھی اوپر ہر ایک چیزوں کو امونیفیکیشنز اور ڈی نائٹریفیکیشن بایولوجیکل فکسیشن جو ہے اوپر سارے کے سارے ان کے جو پرفارمنس ہے کس طرح وہ دیتے ہیں وہ آپ کو اس شکل میں دکھایا گیا ہے. یہ نائٹریٹس وغیرہ یہ امونیا ہے اور یہ نائٹروجن سائیکل ہے جس کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا. یہ آپ کے 16 چیپٹر کے لیکچرز کا پارٹ 1 ہے اور جس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. سیکنڈ پارٹ میں ہم انٹریکشنز ان ایکو سسٹم میں ڈسکس کیا جائے گا. پھر حاضر ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم لیکچرز کا باقاعدہ اختتام کریں تمام اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام وغیرہ پہ اور اپنی باری ورگم فیس جو اکیڈمیز میں آپ ادا کرتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو اکیڈمیز میں بتائی جاتی ہیں وہی چیزیں یہاں پہ ان کو انگلش میڈیم کی یہ سلیبس ہے اور اردو میں ان کو ٹرانسلیشن یا ایکسپریشن کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اپنے فری آف کاسٹ لیکچرز کو فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ کر اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں، اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اور باری ورکم پیسوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ان پیسوں کو بچا کر کسی اور جگہ پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق چونکہ تمام کا تمام پورے کا پورا لیکچرز میں اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو آپ لسن کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور چیپٹر 16 میں لیکچر کے پارٹ 2 کے ساتھ جس میں انٹریکشن اینڈ ایکو سسٹم کو ڈسکس کیا جائے گا. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.